हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जो टॉपिक अकाउंट्स का पढ़ रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने लेखांकन के इतिहास के बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ अपन लोगों ने इस बात का अध्ययन किया कि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया। उसके बाद अपन लोगों ने बात करी कि पुस्तपालन एवं लेखांकन में क्या अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। और आज की क्लास को जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हम बात करेंगे लेखांकन के उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग से जो है हम लोग जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से लेखांकन के उद्देश्य हैं, तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि लेखांकन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, तभी हम इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो लेखांकन के 5 उद्देश्य होते हैं, यानी कि कोई भी व्यापार में लेखांकन क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य हैं, यदि हम उनकी चर्चा करें तो देखिए लेखांकन का पहला उद्देश्य क्या होता है। लेखांकन का पहला उद्देश्य होता है समस्त आर्थिक लेन देनों का लेखा करना। यानी कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यवसाय के अंदर उन्हीं मदों का, यानी कि उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जा सकता है जिनका मुद्रा में मापन क्या है, संभव है। तो लेखांकन का पहला उद्देश्य क्या है, जितने भी आर्थिक लेन देन हैं, आर्थिक लेन देन से मतलब क्या, ऐसे लेन देन जिनका मुद्रा में मापन संभव है उनको लेखा पुस्तकों में दर्ज करना, ये लेखांकन का क्या है, पहला उद्देश्य है। यदि लेखांकन के दूसरे उद्देश्य की बात करें तो लाभ अथवा हानि की गणना करना। भाई पहला उद्देश्य था जितने भी आर्थिक लेन देन हैं उनको लेखा पुस्तकों में दर्ज करना। और कल मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कौन सी होती है, या तो जर्नल होती है, या फिर हम जर्नल की जगह किसका प्रयोग करते हैं, सहायक बहियों का प्रयोग करते हैं। और इसके अनुसार हम इसके अंदर हम क्या करते हैं, दैनिक व्यवहारों को दर्ज करते हैं, यानी कि हमारे डे टू डे डेली ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनको डेट वाइज हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है किसके अंदर, खाता बही के अंदर, यानी कि लेज़र के अंदर हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं। और हर महीने के अंत में प्रत्येक खाते का क्या निकालते हैं, शेष निकालते हैं, यानी कि बैलेंस निकालते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं पर लेखांकन क्या होता है, शुरू होता है। तो लेखांकन का दूसरा उद्देश्य क्या है, लाभ अथवा हानि की गणना करना, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करना, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करना। यानी कि हर व्यापारी अपने वित्तीय वर्ष के अंत में ये जानना चाहता है कि उसे व्यापार में कितना शुद्ध लाभ हुआ या कितनी शुद्ध हानि हुई। तो लेखांकन का दूसरा उद्देश्य क्या है, लाभ अथवा हानि की गणना करना। यदि हम बात करें लेखांकन का तीसरा उद्देश्य क्या है, तो लेखांकन का तीसरा उद्देश्य है वित्तीय स्थिति का चित्रण। और इसके लिए क्या बनाई जाती है, इसके लिए बनाया जाता है बैलेंस शीट। यानी कि बैलेंस शीट यानी कि जो चिट्ठा होता है वो हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है कि व्यापार में कितने रुपए की संपत्तियां हैं, कौन कौन सी संपत्तियां व्यापार में विद्यमान हैं, स्थायी संपत्तियां, चालू संपत्तियां, काल्पनिक संपत्तियां। और दायित्व पक्ष के माध्यम से हमें ये मालूम पड़ता है कि व्यवसाय के दायित्व कितने हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से व्यवहार हैं जिनका पैसा हमें क्या करना है, चुकाना है। तो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का चित्रण करना जो है लेखांकन का क्या होता है, तीसरा उद्देश्य होता है। लेखांकन के यदि चौथे उद्देश्य की बात की जाए तो व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण करना। क्या करना, व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण करना। भाई कोई भी इंसान किसी चीज पर नियंत्रण कब कर सकता है, जब उसे ये पता हो कि व्यवसाय जो है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है।
तो कहने का मतलब क्या है, जब लेखांकन के माध्यम से इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि भाई व्यवसाय का शुद्ध लाभ कितना है या शुद्ध हानि कितनी है या व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है, तो अगर उसमें नियंत्रण की आवश्यकता है तो उस चीज़ को नियंत्रित करना, ताकि भविष्य में होने वाले जितने भी खर्चे हैं उनको कम किया जा सके, आय को बढ़ाया जा सके। तो ये चीज़ें कोई भी व्यापारी कब कर सकता है, जब उसे अपने व्यवसाय में किए गए व्यवहारों का ज्ञान हो, उन व्यवहारों से ज्ञात परिणामों का ज्ञान हो। तो व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण करना तभी संभव है जब व्यवसाय में क्या किया जाए, लेखांकन किया जाए। बिना लेखांकन के व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकता, क्योंकि लेखांकन के माध्यम से ही हमें ये ज्ञात होता है कि व्यवसाय के अंदर लाभ हो रहा है या व्यवसाय के अंदर हानि हो रही है या व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है। तो इसका ज्ञान जो है वो लेखांकन से ही होता है। इसलिए लेखांकन का चौथा उद्देश्य क्या है, व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण को क्या करना, स्थापित करना। यदि हम बात करें कि व्यवसाय लेखांकन का अंतिम उद्देश्य क्या है, उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराना। देखिए, व्यापार में हित रखने वाले दो तरह के पक्षकार होते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं। तो वो लोग जो हैं व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां क्या है, प्राप्त करना चाहते हैं। अभी इनके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो लेखांकन का उद्देश्य क्या है, पांचवा उद्देश्य क्या है कि व्यवसाय में हित रखने वाले जितने भी पक्षकार हैं उन्हें व्यवसाय की स्थिति के संदर्भ में क्या करना, सूचनाएं उपलब्ध कराना। तो ये लेखांकन के 5 क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। और हमसे एग्जाम के अंदर प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि लेखांकन के उद्देश्यों में शामिल है या कौन सा लेखांकन के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो हमें इन 5 उद्देश्यों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो लेखांकन के उद्देश्यों को हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या है, व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज करना। दूसरा उद्देश्य क्या है, सकल लाभ या शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि या सकल हानि का ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा उद्देश्य क्या है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना। चौथा उद्देश्य क्या है, व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना। और पांचवा उद्देश्य क्या है, सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना। यानी कि और भी अगर आसान तरीके से समझना चाहें तो देखिए, व्यवसाय के यदि हम और भी आसानी से इस चीज़ को समझना चाहें तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पुस्तपालन और लेखांकन, ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं एक तरीके से पुस्तपालन और लेखांकन से संबंधित हैं। तो पुस्तपालन क्यों किया जाता है, आर्थिक व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज करने के लिए। सकल लाभ, सकल हानि, शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि की गणना, वित्तीय स्थिति का चित्रण, व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण यानी कि विश्लेषण करना और सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना किसका पार्ट है, लेखांकन का। तो इसके आधार पर हम लोग जो है लेखांकन के उद्देश्यों को आसानी से समझ सकते हैं। अब लोग देखिए कि लेखांकन सूचना के आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ और पूछा भी गया है। देखिए, व्यवसाय में हित रखने वाले दो तरह के पक्षकार होते हैं। व्यवसाय में हित रखने वाले कितने पक्षकार होते हैं, दो पक्षकार होते हैं। एक होते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता, एक होते हैं बाह्य उपयोगकर्ता। और ये कुछ ना कुछ हित व्यवसाय में रखते हैं, यानी कि ये व्यवसाय से संबंधित जानकारियां क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता में शामिल है, लेखांकन सूचना के बाह्य उपयोगकर्ताओं में शामिल है। या फिर पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक उपयोगकर्ताओं में शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य उपयोगकर्ताओं में शामिल नहीं है। तो देखिए, आप आंतरिक उपयोगकर्ता याद कर लीजिए, बाकी इनके अलावा जो भी होंगे
वो बाह्य उपयोगकर्ता होंगे। तो लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ताओं के अंदर 3 जनों को शामिल किया जाता है, स्वामी को, प्रबंधक को और कर्मचारी एवं श्रमिकों को। यानी कि ये व्यवसाय से सीधा संबंध रखने वाले पक्षकार हैं। कौन कौन? स्वामी, प्रबंधक, कर्मचारी एवं श्रमिक, ये 3 आंतरिक उपयोगकर्ताओं में शामिल होते हैं। इसके अलावा जितने भी पक्षकार होते हैं वो बाह्य पक्षकारों के अंदर गिने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई स्वामी का लेखांकन सूचनाओं में क्यों होता है, क्योंकि भाई स्वामी ये जानना चाहता है कि जो पूंजी उसने व्यवसाय में लगाई है वो घट रही है या बढ़ रही है। यानी कि अगर लाभ हो रहा है तो पूंजी बढ़ रही है, लाभ हानि हो रही है तो पूंजी घट रही है। तो व्यवसाय का स्वामी वित्तीय वर्ष के अंत में ये जानना चाहता है कि उसकी पूंजी बढ़ रही है या घट रही है। इसलिए स्वामी की लेखांकन सूचनाओं में क्या होती है, हित होता है, यानी कि उसका इंटरेस्ट होता है। वो ये जानना चाहता है कि लेखांकन सूचनाएं क्या रिपोर्ट दे रही है। प्रबंधक की यदि हम बात करें कि व्यवसाय के जो भी प्रबंधक होते हैं, जो व्यवसाय को संभालते हैं, उनका लेखांकन सूचनाओं में क्या हित होता है। तो प्रबंधक ये जानना चाहते हैं कि जो भी नियम व नीतियाँ जिनको आधार बनाकर वो व्यवसाय चला रहे हैं, वो नियम और नीतियाँ व्यवसाय के हित में हैं या अहित में हैं। यानी कि वो अपनी कार्य कुशलता का मापन करना चाहते हैं कि उनके द्वारा जो भी नीतियाँ और नियम बनाए गए हैं उनसे व्यवसाय को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है वो लेखांकन सूचनाओं में क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं। कर्मचारी एवं श्रमिक, कर्मचारी एवं श्रमिक जो हैं वो किसी भी संस्था की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होते हैं। और कर्मचारी एवं श्रमिक ये जानना चाहते हैं कि जिस संस्था में वो काम कर रहे हैं उस संस्था में उनका भविष्य कैसा है। यानी कि व्यवसाय में उनके वेतन में बढ़ोतरी की संभावना है या नहीं, उनके भत्तों में बढ़ोतरी की संभावना है या नहीं, या उनको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर वो जिस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं उसी के साथ जुड़े रहें, या फिर वो इस संस्था को छोड़कर दूसरी संस्था को क्या करें, ज्वाइन करें। तो इन सब बातों की जानकारी जो है वो लेखांकन सूचनाओं के माध्यम से ही कर्मचारी एवं श्रमिकों को होती है। तो कर्मचारी एवं श्रमिक जो हैं वो भी आंतरिक उपयोगकर्ताओं के अंदर क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। तो आंतरिक उपयोगकर्ताओं के अंदर 3 जने जो हैं शामिल होते हैं, यानी कि 3 पक्षकार शामिल होते हैं, स्वामी, प्रबंधक, कर्मचारी एवं श्रमिक। यदि हम बाह्य उपयोगकर्ताओं की बात करें तो बाह्य उपयोगकर्ताओं के अंदर निवेशक एवं संभावित निवेशक। अब देखिए, आप कहेंगे सर निवेशक तो स्वामी हो गया, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, कंपनी की। भाई अगर मैं एकल स्वामित्व और साझेदारी की बात करूँ तो उसमें तो स्वामी होते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो उसके अंदर निवेशक होते हैं या संभावित निवेशक होते हैं। निवेशक यानी कि शेयर होल्डर्स को अपन कह सकते हैं, है ना। या फिर निवेशक क्या होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किसी दूसरी कंपनी के अंदर क्या करते हैं या दूसरे व्यवसाय के अंदर क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को रखता हूँ तो यहाँ पर मैं किसको रखूँगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रखूँगा, या एक तरीके से डिबेंचर होल्डर्स को रखूँगा। किसको रखूँगा, डिबेंचर होल्डर्स को रखूँगा, या फिर ऐसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रखूँगा जो व्यवसाय में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। ध्यान रखना, इक्विटी शेयर होल्डर तो व्यवसाय के क्या कहलाते हैं, स्वामी कहलाते हैं, यानी कि कंपनी के मालिक कहलाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी कि पूर्वाधिकार अंशधारी, ऋणपत्रधारी या फिर वित्तीय संस्थान जिन्होंने व्यवसाय के अंदर क्या किया है, पैसा लगाया है। तो वो ये जानना, भाई निवेशक तो ये जानना चाहते हैं कि जो पैसा उन्होंने लगाया है वो सुरक्षित है या नहीं, या उनके जो भी पैसा उन्होंने लगाया है उसके ऊपर उनको लाभांश या ब्याज मिलेगा
या नहीं मिलेगा, कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। यदि हम संभावित निवेशक की बात करें तो ऐसे अंशधारी या ऐसे वित्तीय संस्थान जो व्यवसाय में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो कोई भी व्यवसाय में पैसा कब लगाएगा, जब उसे इस बात का विश्वास हो कि उसका पैसा क्या है, सुरक्षित है, और जो भी पैसा वो लगाएगा उसके ऊपर उसे पर्याप्त क्या मिलेगा, एक तरीके से रेट ऑफ रिटर्न जो है वो उसको वापस अच्छी मिलेगी, यानी कि जो पैसा वो लगाएगा वो बढ़कर ही क्या है, वापस आएगा। बैंक एवं वित्तीय संस्थान क्या जानना चाहते हैं? भाई वित्तीय संस्थान मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया। यदि मैं बैंकों की बात करूं तो आज जो एक तरीके से वित्त होता है उसे क्या कहा जाता है, व्यवसाय का रक्त कहा जाता है। बिना वित्त के जो है व्यवसाय नहीं चल सकता। तो आज बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं बैंकों से क्या करती है, दीर्घकालीन ऋण लेती है। तो बैंक किसी भी संस्था को दीर्घकालीन ऋण तभी देते हैं जब उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो, मजबूत हो, या उस व्यवसाय में क्या हो, लाभ हो रहा हो। वो ऐसी संस्थाओं को ऋण नहीं देते जिनके अंदर हानि हो रही हो या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो। इसलिए बैंक भी जो हैं लेखांकन सूचनाओं के अंदर क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं। वो ऐसी संस्थाओं को ही ऋण देना पसंद करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, मजबूत होती है। लेनदार वो लोग होते हैं जो व्यवसाय को उधार माल देते हैं। तो लेनदार भी लेखांकन सूचनाओं के अंदर क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं। वो ऐसी संस्थाओं को ही उधार देना पसंद करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, या जिन संस्थाओं को लाभ हो रहा हो, या जहां पर उनका पैसा डूबने की संभावना नहीं हो। सरकार एवं अन्य नियामक, यानी कि अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, या फिर मैं बात करूं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, या फिर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करूं, या सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करूं, तो ये भी लेखांकन सूचनाओं के अंदर हित रखते हैं। सरकार ये जानना चाहती है कि अगले बजट के अंदर उसे टैक्स में बढ़ोतरी करनी है या नहीं करनी है, या फिर ऐसी कंपनियां जो कि पब्लिक कंपनियां हैं जिनमें आम जनता ने अपना पैसा लगा रखा है, क्या जनता का पैसा सुरक्षित है या नहीं है। तो सरकार क्या करती है, लेखांकन सूचनाओं में रुचि रखती है, क्योंकि सरकार की अपनी जिम्मेदारी समझती है कि भाई ऐसी पब्लिक कंपनीज जो जनता से उधार लेकर बिजनेस कर रही है, कहीं वो जनता का पैसा डुबो तो नहीं देगी। तो सरकार भी लेखांकन सूचनाओं में जानकारी रखती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो भी एक तरीके से शेयर होल्डर्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वो कंपनी के द्वारा की जाने वाली गलत जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये सब जानकारी किससे मिलती है, लेखांकन सूचनाओं से ही मिलती है। ग्राहक हमेशा उसी संस्था का माल खरीदना पसंद करते हैं जिसकी ख्याति होती है। और ख्याति कब बनती है, आर्थिक स्थिति जब मजबूत होती है और व्यवसाय के अंदर शुद्ध लाभ होता है। तो ग्राहक हमेशा उसी व्यवसाय पर अपना विश्वास रखती है जिसकी लेखांकन सूचनाएं बिल्कुल सही होती हैं, और जो अपनी लेखांकन सूचनाओं को सही तरीके से प्रकट करते हैं। और ग्राहकों को लेखांकन सूचनाओं से इस बात का विश्वास होता है कि जिस भी व्यवसाय की सेवा या उत्पाद का वो उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, सुरक्षित है और विश्वसनीय है। समाज भी लेखांकन सूचनाओं में अपना हित रखता है। समाज ये जानना चाहता है कि कोई भी व्यवसाय समाज के लिए क्या कर रहा है। भाई देखो, आज उत्पादन के साधन हम समाज से प्राप्त करते हैं, तो समाज को उसके बदले में कुछ देना भी पड़ता है। तो समाज लेखांकन सूचनाओं के माध्यम से इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि जो सूचनाएं व्यवसाय के द्वारा प्रकट की गई हैं, एक तो वो सही हैं, और उस संस्था ने समाज के हित में क्या क्या किया है, यानी कि समाज के हित में उसने कितना पैसा जो है अपने लाभों में से निवेश किया है समाज के हित हेतु। तो इसलिए समाज भी जो है लेखांकन सूचनाओं के अंदर अपना क्या रखता है, हित रखता है। तो ये जो है लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता कहलाते हैं। और ध्यान रखिए, हालांकि मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि हर पक्षकार का अपना एक अलग ही महत्व होता है जिसके कारण वो लेखांकन सूचनाओं के अंदर अपना हित दिखाता है।
लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेनली इस पॉइंट को कंसीडर करके पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक उपयोगकर्ताओं में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य उपयोगकर्ताओं में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक उपयोगकर्ताओं में शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य उपयोगकर्ताओं में शामिल नहीं है। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी कि आप आंतरिक उपयोगकर्ता याद कर लीजिए, इनके अलावा जो भी होंगे वो सब बाह्य उपयोगकर्ताओं की श्रेणी के अंदर आएंगे। या फिर हमसे अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए कि लेखांकन सूचना के कितने उपयोगकर्ता होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 2, आंतरिक उपयोगकर्ता एवं बाह्य उपयोगकर्ता। और आंतरिक उपयोगकर्ता में किसको शामिल किया जाता है? स्वामी को, प्रबंधक को, कर्मचारी एवं श्रमिक को जो है इसके अंदर क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। और इनके अलावा जितने भी उपयोगकर्ता होते हैं वो कौन से उपयोगकर्ता कहलाते हैं? बाह्य उपयोगकर्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता है, या फिर ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता नहीं है। तो आपको 3 दे देंगे, एक पॉइंट क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो आपको चारों की चारों गुणात्मक विशेषताएं जो हैं याद होनी चाहिए कि लेखांकन सूचनाओं में 4 तरह की गुणात्मक विशेषताएं होती हैं: विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता और तुलनीयता। ये लेखांकन सूचनाओं की 4 गुणात्मक विशेषताएं हैं। और ज़्यादा प्रश्न कौन सा बनने की संभावना है? निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता नहीं है? तो इसके लिए हमें इन चारों की चारों गुणात्मक विशेषताओं को याद करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कोई आपसे पूछ ले कि बताओ लेखांकन सूचनाओं में कौन कौन सी गुणात्मक विशेषताएं होनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा विश्वसनीयता होनी चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए, बोधगम्यता होनी चाहिए और तुलनीयता होनी चाहिए। अगर ये 4 विशेषताएं किसी भी लेखांकन सूचना में हैं तो वो लेखांकन सूचना सही है। और इन चारों में से यदि एक भी विशेषता किसी लेखांकन सूचना में नहीं है तो वो लेखांकन सूचना क्या है? गलत है। तो लेखांकन सूचना के अंदर कितनी गुणात्मक विशेषताएं होती हैं? 4, विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, तुलनीयता और बोधगम्यता। ये 4 विशेषताएं जो हैं लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं कहलाती हैं। इसको आपको याद करना है। तो ये जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया लेखांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो भाई लेखांकन के 5 उद्देश्य हैं। एक तो आर्थिक लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करना, है ना, लाभ और हानि की गणना करना, आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रदान करना, व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना। इन 5 उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए लेखांकन किया जाता है। लेखांकन करने के पीछे ये 5 ही तो कारण हैं। एक तो हमारे आर्थिक लेन देन दर्ज हो जाए, हमें ये मालूम पड़ जाए कि वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ हुआ या हानि हुई, और हमें वित्तीय वर्ष के अंत में ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। और इन सूचनाओं के माध्यम से हम लेखांकन सूचनाओं के माध्यम से हम व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकें और व्यवसाय में हित रखने वाले जितने भी पक्षकार हैं उनको उनकी रुचि की जानकारी क्या कर सकें? प्रदान कर सकें। इसलिए तो लेखांकन किया जाता है। उसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए लेखांकन सूचना में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, भाई लेखांकन सूचनाओं में 4 तरह की विशेषताएं होनी चाहिए। वो विश्वसनीय होनी चाहिए, वो प्रासंगिक होनी चाहिए, वो बोधगम्य होनी चाहिए और उनमें तुलनीयता का गुण होना चाहिए। तो ये चारों विशेषताएं आपको याद रखनी है। यदि हम बात करें विश्वसनीयता की, तो विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? जो भी लेखांकन सूचनाएं हमें प्रदान की जा रही हैं वो क्या होनी चाहिए? उनके पीछे उन सूचनाओं की सच्चाई को प्रकट करने वाले प्रमाणक होने चाहिए। यानी कि जो भी लेखांकन सूचनाएं हमें प्रदान की जा रही हैं
उनके पीछे साक्ष्य के रूप में क्या होना चाहिए, उचित प्रमाणक होने चाहिए। यानी कि जो भी सूचना हमें दी गई है वो प्रमाणकों के आधार पर दी गई है, अपने मन से कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जब लेखांकन सूचना के पीछे उसकी सत्यता को प्रकट करने वाले प्रमाणक होंगे तो वो सूचनाएं कैसी होंगी, विश्वसनीय होंगी। वो सूचनाएं कैसी होंगी, विश्वसनीय होंगी। इस चीज़ को अपन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो भी सूचनाएं हम आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं को दे रहे हैं उनकी सच्चाई को प्रकट करने वाले प्रमाण हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए हमने ये दिखाया कि भाई हमने 10% वार्षिक दर से मूल्यह्रास काटा, है ना, वार्षिक दर से मूल्यह्रास काटा, ठीक है। और मूल्यह्रास काटने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, हमने क्रमागत ह्रास पद्धति को यूज़ किया, यानी कि WDV मेथड को यूज़ किया। तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे पिछले वर्ष के लेखों में भी ह्रास की दर यही होनी चाहिए और मूल्यह्रास काटने की पद्धति यही होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हम हर बार क्या करते हैं, मूल्यह्रास काटने की पद्धति को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं और अपने हिसाब से जिस दर से चाहें उस दर से क्या करते हैं, मूल्यह्रास लगा देते हैं। तो प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है कि आपके द्वारा जो सूचनाएं प्रकट की जा रही हैं वो उस साल उसी तरह प्रकट की गई हैं जिस तरह पिछले साल प्रकट की गई थी, जिस तरह पिछले साल क्या की गई थी, प्रकट की गई थी। यानी कि अगर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम खातों को देखा जाए और इस वर्ष के अंतिम खातों को देखा जाए तो दोनों के अंदर समानता होनी चाहिए। यानी कि जो भी नीतियां और पद्धतियां आपने लेखांकन की पिछले वर्ष अपनाई थी उन्हीं नीतियों और पद्धतियों को आपने लेखांकन के इस वित्तीय वर्ष में भी अपनाया है, तब तो वो सूचनाएं प्रासंगिक कहलाएंगी। अदरवाइज वो सूचनाएं प्रासंगिक नहीं कहलाएंगी, क्योंकि भाई हम जब नीतियों और पॉलिसीज़ को हर साल चेंज कर देंगे तो हम रिलेटेड किससे करेंगे। तो यानी कि हमें हमारी नीतियों को, हमारी लेखांकन की पद्धतियों को हर साल बदलना नहीं चाहिए। यानी कि जो नीतियां और पद्धतियां हमने पिछले वर्ष अपनाई उन्हीं नीतियों और पद्धतियों को अपनाकर हमने इस वर्ष की लेखांकन सूचनाओं को प्रकट किया है, यही तो प्रासंगिकता कहलाती है। तो लेखांकन सूचनाओं के अंदर प्रासंगिकता का गुण होना चाहिए। बोधगम्यता का मतलब क्या है, हम जो भी लेखांकन सूचनाएं उपयोगकर्ताओं को दे रहे हैं वो आसानी से समझने योग्य होनी चाहिए। यानी कि उनको आसानी से वो सूचनाएं क्या है, समझ में आ जाएं और समझकर वो क्या कर सकें, निर्णय कर सकें। यानी कि उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर हो। यदि हम सूचनाओं को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर यूज़र्स को दे देंगे तो वो उन सूचनाओं को समझ ही नहीं पाएंगे, और जब वो सूचनाओं को समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर वो निर्णय कैसे लेंगे। तो यानी कि जो भी सूचनाएं हम प्रकट कर रहे हैं, किसको प्रकट कर रहे हैं, जो भी सूचनाएं हम उपयोगकर्ताओं को दे रहे हैं उनमें बोधगम्यता का गुण क्या होना जरूरी है। उसी के आधार पर वो निर्णय ले पाएंगे। तुलनीयता का मतलब क्या होता है, देखिए जो भी लेखांकन सूचनाएं हम प्रकट कर रहे हैं उनमें दो तरह की तुलनीयता का गुण होना चाहिए। एक तो इंट्रा फर्म और एक उनमें गुण होना चाहिए इंटर फर्म, है ना। एक तो उनमें होना चाहिए इंट्रा फर्म और एक उनमें होना चाहिए इंटर फर्म। इंट्रा फर्म का मतलब क्या होता है, अपनी ही इकाई के पिछले वर्षों के खातों से। और इंटर फर्म का मतलब क्या होता है, अपने समान व्यवसाय करने वाली इकाई के खातों से।
जैसे सपोज करिए यदि XYZ लिमिटेड अपने 2024-25 के खातों का मिलान XYZ लिमिटेड अपने 2023-24 के खातों से करती है। तो यहाँ पर XYZ लिमिटेड क्या कर रही है, अपने इस वर्ष के खातों का कंपैरिजन अपने पिछले वर्ष के खातों से कर रही है, यानी कि संस्था चेंज नहीं हो रही है। XYZ लिमिटेड अपने इस वर्ष के खातों की तुलना अपने पिछले वर्ष के खातों से कर रही है। तो ये किस तरह का कंपैरिजन कहलाएगा, इंट्रा फर्म। क्या कहलाएगा, इंट्रा फर्म। और यदि XYZ लिमिटेड अपने खातों की तुलना ABC लिमिटेड से करती है, जो कि उसी के समान व्यवसाय करती है, तो इसे अपन कहते हैं इंटर फर्म। इसे अपन क्या कहते हैं, इंटर फर्म। तो लेखांकन सूचनाओं में दो तरह की तुलनीयता का गुण होना चाहिए, एक इंट्रा फर्म और एक इंटर फर्म। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि इंट्रा फर्म कंपैरिजन का क्या मतलब होता है और इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। तो इंट्रा फर्म का मतलब क्या होता है, XYZ लिमिटेड यदि अपने ही प्रीवियस ईयर के अकाउंट से इस वर्ष के करंट ईयर के अकाउंट्स को कंपेयर कर रही है, तो इसे अपन कहते हैं इंट्रा फर्म। और यदि XYZ लिमिटेड अपने ही समान व्यवसाय करने वाली, जैसे कि उदाहरण के स्वरूप ABC लिमिटेड के खातों से अपने खातों की तुलना कर रही है, तो इसे कहते हैं इंटर फर्म। इसे क्या कहते हैं, इंटर फर्म। तो दो तरह की तुलनीयता का जो गुण है वो होना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो लेखांकन सूचनाओं में चार तरह की गुणात्मक विशेषताएं होनी चाहिए, विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता और तुलनीयता। देखिए प्रश्न बनने की पूरी संभावना है और आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए लेखांकन की शाखाएं। यदि हम लेखांकन की शाखाओं की यदि बात करें तो देखिए लेखांकन की तीन शाखाएं होती हैं, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन समझाना चाहूँगा और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको अधिकतर क्या है इसी के अंदर क्या है कन्फ्यूज़न हो जाता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि लेखांकन के प्रकार बताइए, क्या पूछा जाए, लेखांकन के प्रकार बताइए, तो लेखांकन तीन प्रकार का होता है। लेखांकन कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। एक होता है वित्तीय लेखांकन, एक होता है वित्तीय लेखांकन, एक होता है लागत लेखांकन और एक होता है प्रबंध लेखांकन। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए लेखांकन की प्रणालियां बताइए, लेखांकन की प्रणालियां बताइए, तो लेखांकन की तीन प्रणालियां होती हैं। कितनी, लेखांकन की तीन प्रणालियां होती हैं, ध्यान रखना। एक होती है दोहरा लेखा प्रणाली, एक क्या होती है, दोहरा लेखा प्रणाली। एक होती है इकहरी लेखा प्रणाली और एक होती है महाजनी बही खाता प्रणाली। फिर यदि आपसे लेखांकन के आधार पूछे जाएं, आपसे लेखांकन के आधार पूछे जाएं, तो लेखांकन के दो आधार होते हैं। एक होता है
रोकड़ आधार और एक होता है उपार्जन आधार। तो लेखांकन के दो आधार होते हैं। तो देखिए, लेखांकन के प्रकार पूछें, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पूछे तो 3, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग पूछे तो भी 3, लेकिन अगर बेस ऑफ अकाउंटिंग पूछे तो ध्यान रखना 2। तो ये 3 प्रश्न मैंने आपको एक साथ समझा दिए। यदि आपसे पूछा जाए लेखांकन के प्रकार बताइए, तो भाई एक वित्तीय लेखांकन, एक लागत लेखांकन, एक प्रबंध लेखांकन। आपसे पूछा जाए लेखांकन की प्रणालियां कितनी होती हैं, लेखांकन की 3 प्रणालियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? दोहरा लेखा प्रणाली, इकहरी लेखा प्रणाली, महाजनी बही खाता प्रणाली। फिर आपसे पूछा जाए लेखांकन के आधार कितने होते हैं, तो लेखांकन के 2 आधार होते हैं, एक रोकड़ आधार और एक उपार्जन आधार। तो यदि देखिए हम बात करें वित्तीय लेखांकन की, तो वित्तीय लेखांकन का मतलब क्या होता है? आर्थिक लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करना और व्यवसाय का शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रदान करना। यदि लागत लेखांकन की यदि हम बात करें, तो लागत लेखांकन का मतलब क्या होता है? प्रति इकाई लागत ज्ञात करना और लागत पर क्या करना? नियंत्रण स्थापित करना। यदि हम प्रबंध लेखांकन की बात करें, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? विश्लेषण करना, निर्वचन करना और निर्णय के अंदर क्या करना? सहायता करना। किसकी सहायता करना? प्रबंध की सहायता करना। यदि हम बात करें कि लेखांकन की प्रणालियां कितनी होती हैं, तो एक होती है दोहरा लेखा प्रणाली। और दोहरा लेखा प्रणाली क्या मानती है कि एक व्यवहार के 2 पक्ष होते हैं, एक नाम और एक जमा। ठीक है। यदि हम महाजनी बही खाता प्रणाली की बात करें, तो ये हमारी भारतीय लेखांकन की प्रणाली है और ये भी दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों पर ही काम करती है। इकहरी लेखा प्रणाली को अपन अपूर्ण लेखा प्रणाली भी कहते हैं और ये रोकड़ आधार पर की जाती है, क्योंकि इसमें व्यवहार के केवल एक ही पक्ष का लेखा किया जाता है, दूसरे पक्ष का लेखा नहीं किया जाता, इसलिए इसे इकहरी लेखा प्रणाली कहते हैं। रोकड़ आधार की यदि हम बात करें, तो रोकड़ आधार पर यदि लेखांकन किया जाता है, तो किसी भी व्यवहार को पुस्तकों में तभी लिखा जाता है जब वो नगद के रूप में हो जाए, या तो नगद का भुगतान हो जाए या नगद की प्राप्ति हो जाए, तभी हम किसी व्यवहार को पुस्तकों में लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। लेकिन यदि हम उपार्जन आधार पर लेखा करते हैं, तो उपार्जन आधार पर लेखा जो है वो इस आधार पर किया जाता है कि भले से ही नगद में व्यवहार हुआ या नहीं, लेकिन अगर किसी व्यवहार में विधि सम्मत अधिकार कायम हो गया है तो उसका लेखा किया जाएगा। यानी कि खर्चा उसी समय मान लिया जाएगा जब वो देय हो, और आय को आय तभी मान लिया जाएगा जब उस पर विधि सम्मत अधिकार प्राप्त हो गया हो। तो इसी आधार के ऊपर अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय का और अंतिम स्टॉक का समायोजन किया जाता है। तो महाजनी बही खाता प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली किस आधार पर काम करती है? उपार्जन आधार पर। यानी कि इसमें जो लेखे का आधार होता है वो होता है उपार्जन आधार। दोहरा लेखा प्रणाली में भी उपार्जन आधार और महाजनी बही खाता प्रणाली में भी उपार्जन आधार। और इकहरी लेखा प्रणाली में क्या होता है? रोकड़ आधार पर लेखांकन होता है। किस आधार पर होता है? रोकड़ आधार पर लेखांकन होता है। और लेखांकन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन। वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य क्या है? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस को फाइंड आउट करना, फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना। लागत लेखांकन का उद्देश्य क्या है? पर यूनिट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना। प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य क्या है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर आपको मैंने बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अधिकतर हम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि यार लेखांकन के प्रकार क्या हैं, प्रणालियाँ क्या हैं, आधार क्या हैं। तो भाई प्रकार 3 हैं, प्रणालियाँ भी 3 हैं, आधार 2 हैं। तो इसलिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर हमारी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन अधिकतर बन जाते हैं
वो यहीं से बेसिक उठाते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि भाई हम फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनने जा रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट पे कमांड है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा ही दिया कि भाई लेखांकन की शाखाएं या लेखांकन के प्रकार कितने होते हैं, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन। इसका उद्देश्य क्या है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। इसका उद्देश्य क्या है, पर यूनिट कॉस्ट यानी कि प्रति इकाई लागत को ज्ञात करना और कॉस्ट को क्या करना, कंट्रोल करना। इसका उद्देश्य क्या है, एनालिसिस करना एंड इंटरप्रिटेशन करना यानी कि विश्लेषण एवं निर्वचन करना और डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या करना, हेल्प करना। किसकी हेल्प करना, मैनेजमेंट की, इसलिए इसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या करना, हेल्प करना। आगे देखिए, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब हम बात करने वाले हैं लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यानी कि हम लोग लेखांकन के इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का वर्णन किसने किया, उनसे संबंधित बुक्स के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। पुस्तपालन में लेखांकन में क्या अंतर होता है अपन ये भी पढ़ चुके हैं। लेखांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं उसका अपन ने अध्ययन कर लिया। लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता क्या कौन कौन होते हैं इसका अपन ने अध्ययन कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि भाई लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद अपन ने बात करा कि लेखांकन की शाखाएं यानी कि ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग या लेखांकन के प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द यानी कि टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं असेट्स के बारे में। यदि हम असेट्स की बात करें तो असेट्स कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। अधिकतर हम लोग 2 ही तरह की समझते हैं, करंट असेट और फिक्स्ड असेट। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो असेट्स कितने प्रकार की होती हैं, असेट्स 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, स्थायी संपत्तियां, चालू संपत्तियां और काल्पनिक संपत्तियां। और ये इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति काल्पनिक है, फिक्टिशियस असेट्स हैं। तो स्थायी संपत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, करंट असेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और काल्पनिक संपत्तियों से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें बेसिकली क्या याद होना चाहिए कि असेट्स कितने प्रकार की होती हैं। असेट्स 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे स्थायी संपत्तियां। तो देखिए, स्थायी संपत्तियों की यदि हम बात करें तो व्यवसाय में लंबे समय तक उपयोग हेतु रखी जाती हैं। व्यवसाय में लंबे समय तक उपयोग हेतु रखी जाती हैं, यानी कि स्थायी संपत्तियों को खरीदने के पीछे जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है व्यवसाय में लंबे समय तक इनका उपयोग करना। और इनकी दूसरी विशेषता क्या है, ऐसी संपत्तियां प्राय पुनः बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं, यानी कि इनको खरीदकर बेचा नहीं जाता, इन्हें व्यवसाय में लंबे समय तक उपयोग हेतु रखा जाता है। और तीसरी विशेषता, यह व्यवसाय की अर्जन क्षमता में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। तो देखिए, स्थायी संपत्तियों में 3 विशेषताएं होती हैं। एक तो व्यवसाय में इन्हें लंबे समय के तक उपयोग करने हेतु खरीदा जाता है, इनको खरीदने के पीछे पुनः बिक्री का उद्देश्य नहीं होता और ये व्यवसाय की अर्जन क्षमता में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, यानी कि अर्निंग कैपेसिटी को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। जैसे कि आज कोई व्यवसाय अगर
लैंड खरीद लेगी और उस पर बिल्डिंग बना लेगी तो भविष्य में उसको किराया नहीं देना पड़ेगा, तो किराया बच जाएगा, तो अर्जन क्षमता क्या हो जाएगी, प्रॉफिट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये व्यवसाय की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। इन्हें रीसेल के लिए नहीं खरीदा जाता और इनको खरीदने के पीछे पर्पस क्या होता है, इनका लॉन्ग टर्म तक क्या करना, बिजनेस में क्या करना, यूज करना। तो देखिए, अब अगर हम स्थायी संपत्तियों को भी बांटें तो स्थायी संपत्तियां मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। एक होती हैं दृश्य स्थायी संपत्तियां और एक होती हैं अदृश्य स्थायी संपत्तियां। तो ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये पार्ट है। अब दृश्य स्थायी संपत्तियां कौन कौन सी होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। तो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स यानी कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, प्लांट, ये सब क्या है, दृश्य स्थायी संपत्तियां हैं। इन्हें हम देख भी सकते हैं, इन्हें हम छू भी सकते हैं। भाई व्यवसाय ने कोई भूमि खरीद ली, व्यवसाय ने कोई भवन खरीद लिया, व्यवसाय ने कोई मशीनरी खरीद ली, व्यवसाय ने कोई कंप्यूटर खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, मोटर व्हीकल खरीद ली और ग्रुप ऑफ मशीन यानी कि बहुत सारी मशीनें एक साथ खरीद ली, तो उसे अपन कहते हैं प्लांट। तो कोई प्लांट परचेज कर लिया, तो ये सब क्या कहलाती हैं, दृश्य स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। अदृश्य स्थायी संपत्तियों की यदि हम बात करें कि भाई अदृश्य स्थायी संपत्तियां कौन कौन सी होती हैं, ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, वो कहलाती हैं अदृश्य स्थायी संपत्तियां। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि अदृश्य स्थायी संपत्तियां कौन कौन सी होती हैं। इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें हम छू नहीं सकते। तो पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या होता है, एकस्व। पेटेंट का मतलब क्या होता है, एकस्व। हमने कोई आविष्कार करा और उस आविष्कार को हमने हमारे नाम से पेटेंट करा लिया, तो बिना हमारी अनुमति के कोई भी उसका उपयोग नहीं कर सकता। गुडविल का मतलब क्या होता है, ख्याति, है ना। और व्यवसाय की चिट्ठी के अंदर हमेशा खरीदी गई ख्याति को दिखाया जाता है, अर्जित ख्याति को नहीं दिखाया जाता। हमने कोई बिजनेस खरीदा और उस बिजनेस को खरीदने में हमने उस बिजनेस की ख्याति के कितने रुपए चुकाए, तो वो ख्याति जो है हम बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे। तो हमेशा परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में लिखा जाता है ना, और अर्जित ख्याति को नहीं लिखा जाता। अर्जित ख्याति का मूल्यांकन व्यवसाय को बेचते समय किया जाता है। तो ख्याति क्या होती है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। क्या होती है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। ट्रेडमार्क से मतलब होता है व्यापारिक चिन्ह। क्या होता है, व्यापारिक चिन्ह। हमने हमारे व्यवसाय का कोई चिन्ह जो है वो रजिस्टर्ड करा लिया, तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर उस चिन्ह को लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है हमारी कंपनी का है या हमारी बिजनेस फर्म का है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, प्रतिलिपि अधिकार। हमने कोई बुक लिखी और हमने उस बुक को क्या करा, कॉपीराइट करा लिया, तो बिना हमारी अनुमति के कोई भी उस बुक को जो है पब्लिश नहीं कर सकता। उसी तरह अगर मैंने कोई पिक्चर, कोई टीवी सीरियल बनाया या कोई पिक्चर बनाई और मैंने उसको यदि कॉपीराइट ले लिया, तो बिना मेरी अनुमति के कोई भी चैनल उसको टेलीकास्ट नहीं कर सकता। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी कंपनी के लिए स्वयं का एक क्या करती हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती हैं, जिससे कि उस कंपनी के कार्यों को आसानी से किया जा सके। तो कंप्यूटर तो दृश्य स्थायी संपत्ति में आता है, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको हम जो है देख और छू नहीं सकते। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरीके से क्या कहलाता है, अदृश्य स्थायी संपत्ति कहलाता है। तो ध्यान रखना है कि स्थायी संपत्तियों के बारे में हमको पहले तो 3 विशेषताएं याद रखनी है। पहली विशेषता क्या याद रखनी है, व्यवसाय में लंबे उपयोग हेतु खरीदी जाती हैं। तीसरा, इनको पुनः बिक्री के लिए नहीं खरीदा जाता। और तीसरा क्या कि ये व्यवसाय की अर्जन क्षमता में वृद्धि करती हैं।
स्थायी संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, दृश्य स्थायी संपत्तियां, अदृश्य स्थायी संपत्तियां। दृश्य स्थायी संपत्तियां जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर। अदृश्य स्थायी संपत्तियां जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये क्या है, अदृश्य स्थायी संपत्तियां। अब देखिए, हम बात करते हैं चालू संपत्तियां। वे संपत्तियां जो व्यवसाय द्वारा विक्रय हेतु रखी जाती हैं, यानी कि इनको इसलिए खरीदा जाता है कि इनको पुनः बेचा जा सके, अथवा जिन्हें प्राय एक लेखा वर्ष के भीतर नगद में परिवर्तित कर लिया जाता है। यानी कि दो तरह की वस्तुओं को चालू संपत्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। एक तो वो वस्तुएं जिन्हें पुनः बिक्री के उद्देश्य से खरीदा गया है, जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल दूं, स्टॉक। मैं इसका एग्जाम्पल क्या दिया, स्टॉक। अब स्टॉक को हम क्यों रखते हैं, ताकि हम बेचकर लाभ कमा सकें। तो स्टॉक जो है वो करंट असेट है। और एक वो वस्तुएं या वो संपत्तियां जिन्हें हम एक वर्ष के भीतर क्या कर सकते हैं, नगद में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं, डेटर्स, यानी कि हमारे बिजनेस के देनदार। अब देनदारों से हम जब चाहें जब क्या कर सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं। तो डेटर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि देनदारों से हम जब चाहें जब क्या कर सकते हैं, नगद ले सकते हैं। ठीक है, तो चालू संपत्तियों की श्रेणी के अंदर दो तरह की संपत्तियों को रखा जाता है। एक तो वो जिन्हें आप क्या कर सकते हो, बेचकर नगद ले सकते हो, और एक वो जिन्हें आप एक वित्तीय वर्ष के अंदर नगद में परिवर्तित कर सकते हो। तो इन संपत्तियों को कार्यशील संपत्तियां यानी कि वर्किंग असेट, तरल संपत्तियां यानी कि लिक्विड असेट, और फ्लोटिंग संपत्तियां यानी कि तैरती हुई असेट यानी कि तथा चक्रीय संपत्तियां यानी कि साइकिल असेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये खरीदी जाती हैं फिर नगद में परिवर्तित कर ली जाती हैं। तो इनको आप जब चाहे जब नगद में परिवर्तित कर सकते हो। तो चालू संपत्तियों की श्रेणी के अंदर किसको रखा जाता है भाई, कैश। कैश तो कैश में ही है। बैंक बैलेंस, आप बैंक से जब चाहो जब क्या कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो। बिल्स रिसीवेबल यानी कि प्राप्य बिल, आप जब चाहे जब इनको बैंक से क्या करा सकते हो, डिस्काउंट करा सकते हो, जो क्योंकि ये हमें डेटर से मिलते हैं। और अगर कोई प्राप्य बिल 3 महीने के बाद नगद में परिवर्तित होगा और मुझे यदि पैसे की आवश्यकता है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बैंक से डिस्काउंट करा सकता हूँ, और बैंक मुझे इसको लेकर और कुछ पैसे काट कर क्या करेगा, नगद दे देगा। प्राप्य बिल। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि मैंने किसी खर्चे का पहले से ही भुगतान कर दिया, तो मैं जब चाहे जब क्या कर सकता हूँ, उस सेवा को क्या कर सकता हूँ, इन कैश कर सकता हूँ। उपार्जित आय, मैंने कमा तो ली लेकिन मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई, तो मैं सामने वाले से मांग सकता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, मेरे गोदाम में जो माल पड़ा है मैं उसे जब चाहे जब बेचकर क्या कर सकता हूँ, नगद में परिवर्तित कर सकता हूँ। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ यानी कि ऐसी प्रतिभूतियाँ जिन्हें मैं जब चाहे जब बेचकर क्या कर सकता हूँ, कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देनदार यानी कि मेरे ऐसे व्यक्ति जिनसे मैं पैसा मांगता हूँ, तो मैं उनसे पैसा मांगकर उनको नगद में परिवर्तित कर सकता हूँ। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि भाई चालू संपत्तियों की श्रेणी के अंदर कौन कौन आता है, स्थायी संपत्तियों की श्रेणी में किसे रखा जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी संपत्ति है, निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य संपत्ति है, निम्नलिखित में से कौन सी अदृश्य संपत्ति है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाते हैं। तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी संपत्तियां स्थायी हैं, कौन सी संपत्तियां चालू हैं। क्लियर। और आपसे पूछा भी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, जैसे कि व्यवसाय की अर्जन क्षमता में वृद्धि करने वाली संपत्ति को क्या कहते हैं, तो स्थायी संपत्तियां। ऐसी कौन सी संपत्तियां होती हैं जो पुनः बिक्री के लिए नहीं खरीदी जाती,
स्थायी संपत्तियां, ऐसी कौन सी संपत्तियां हैं जो लंबे समय तक व्यवसाय में उपयोग में आती हैं? स्थायी संपत्तियां। और चालू संपत्तियों की यदि बात करें तो ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, बेचकर पैसा प्राप्त कर सकते हैं, या ऐसी संपत्तियां जिन्हें जब चाहे तब हम नगद में परिवर्तित कर सकते हैं, वो चालू संपत्तियां। और अब देखिए काल्पनिक संपत्तियां यानी कि फिक्टिशियस असेट्स क्या होती हैं? ये ना तो यह दृश्य ये ना तो वे नहीं होगा, ये ना तो दृश्य संपत्तियां होती हैं ना ही अदृश्य संपत्तियां। इन संपत्तियों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। वास्तव में यदि देखा जाए तो यह एकत्रित हानियों के रूप में होती है। यह क्या होती हैं? एकत्रित हानियों के रूप में होती हैं। ना तो इन्हें टेंजिबल असेट्स में रखा जाता है, ना ही इन्हें इनटेंजिबल असेट्स में रखा जाता है, ना ही इन्हें करंट असेट में रखा जाता है। ये एक तरीके से क्या होती हैं? अक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, जिन्हें अभी तक रिटर्न ऑफ यानी कि अपलिखित नहीं किया गया है। जिन्हें अभी तक क्या नहीं किया गया है? अपलिखित नहीं किया गया है। तो ये एक तरीके से क्या होती हैं? एकत्रित हानियां होती हैं। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। अब समझिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि स्थगित आयगत व्यय। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? स्थगित आयगत व्यय। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई व्यवसाय है, उसने विज्ञापन के ऊपर भारी खर्च कर दिया, यानी कि उसने क्या करा? विज्ञापन के ऊपर 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, और ये मानकर करे कि इन 5 लाख रुपए का लाभ उसे कब तक मिलेगा? 5 वर्ष तक मिलेगा। तो वो क्या करेगा कि इस 5 लाख को 5 से डिवाइड करेगा, यानी कि हर वर्ष अपने लाभ हानि खाते से 1 लाख रुपए क्या करेगा? अपलिखित करेगा, क्योंकि उसने विज्ञापन खर्च ये मानकर किया है कि इस खर्च का लाभ उसे आगामी 5 वर्षों तक मिलेगा। तो यानी कि प्रति वर्ष कितना हो गया? 1 लाख हो गया। तो 1 लाख तो वो क्या करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखा देगा, टू एडवर्टाइजमेंट 1 लाख रुपीस। और बाकी के 4 लाख रुपए वो क्या करेगा? बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4 लाख, या फिर इसकी जगह क्या लिख देगा? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्या लिख देगा? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 4 लाख। यानी कि ये 4 लाख रुपए अभी तक अपलिखित नहीं किए गए हैं। इन्हें हर साल क्या किया जाएगा? अपलिखित किया जाएगा। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्थगित, यानी कि अभी इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। ये कर तो दिए गए हैं, लेकिन इन्हें अभी तक क्या नहीं किया गया है? राइट ऑफ यानी कि अपलिखित नहीं किया गया है। इसलिए इन्हें हम बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाते हैं, और प्रति वर्ष 1-1 लाख रुपए 5 साल तक क्या करेंगे? अपलिखित करेंगे। तो वहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हुआ आएगा, या फिर आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी मिल सकता है, या प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस इन्हें कहते हैं प्रारंभिक व्यय। जब किसी व्यवसाय को चालू किया जाता है तो मोटा खर्चा किया जाता है, तो उस खर्चे को एकदम से लाभ हानि खाते से अपलिखित नहीं करते, बल्कि प्रतिवर्ष धीरे धीरे करके अपलिखित करते हैं। तो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि स्थगित आयगत व्यय कहलाते हैं। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, यानी कि डिबेंचर्स को बेचने से, शेयर्स को बेचने से जो भी हानियां होती हैं उनको भी हम धीरे धीरे अपलिखित करते हैं। इसके अलावा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों को बट्टे पर इशू करने से जो भी नुकसान होता है उसको भी हम क्या करते हैं? एक तरीके से
काल्पनिक संपत्ति मानकर धीरे धीरे अपलिखित करते हैं। तो ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर 2 वर्ड लिखे, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी हो सकता है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस भी हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स भी हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी हो सकता है, क्योंकि शेयर्स तो बट्टे पर आप इशू कर ही नहीं सकते, है ना। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो सकता है। तो ये एक तरीके से क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संपत्तियां। ये एक तरीके से एकत्रित हानियां होती हैं और इन्हें चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है जब तक इन्हें अपलिखित नहीं किया जाता। तो संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? संपत्तियां 3 प्रकार की होती हैं, स्थायी, चालू और काल्पनिक। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो हैं यहीं तक ही अध्ययन करेंगे। क्लास के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।